हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें से आपके एग्जामिनेशन पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के ले लो। ये टॉपिक का नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट होता क्या है जी? मेरी एक गाड़ी बाहर खड़ी है जिसको मैंने मैकेनिक को दिखाई, वो कहता है जी गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, इस गाड़ी को आप भूल जाओ, स्क्रैप कर दो इस गाड़ी को। तो मेरे लिए वो एसेट अब खराब हो गया, इम्पेयर हो गया एसेट। डेप्रिशिएट करना क्या होता है एसेट को? कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। बट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट होता है भाई एसेट गियो, एसेट खत्म हो गया। अब बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि बैंक का कौन सा एसेट इम्पेयर माना जाएगा। जी बैंक का मेजर एसेट, मेन एसेट है जो वो एडवांसेस दे रहा है। अब उन एडवांसेस को इम्पेयर कब करा जाएगा? जब वो पैसे वापस नहीं करेंगे। इसको फेमसली बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है जी। तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट एक हमारा मॉड्यूल, जो मॉड्यूल थोड़ा सा एडवांस लेवल का, मॉड्यूल नंबर 5, जिसमें मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ते हैं। मॉनिटरिंग का मतलब बैंक के ऑफिशियल चेक कर रहे हैं जी हमने जो एडवांसेस दे रखे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो मॉनिटरिंग के अंदर आईरैक नॉर्म्स आते हैं, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है जी? ये एसेट अब पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया है। अगर नॉन परफॉर्मिंग हो गया तो उसके ऊपर हमें इनकम रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये बताते हैं हमारे आई रैक नॉर्म्स। ठीक है जी। सर हमें समझ में आता है इंट्रोडक्शन। ये सर्जिकल स्ट्राइक की क्या फोटो लगा रखी है जी? सर्जिकल स्ट्राइक हमारी एक ऐसी लेक्चर की सीरीज है जिसके अंदर हम टॉप एमसीक्यूज नहीं, हम सारे के सारे एमसीक्यूज करा देते हैं। आप एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जामिनेशन में से इन्हीं एमसीक्यू से क्वेश्चन आ जाए। 80% चांस है, 20% तो देखो एक वेरिएंस चलता है, उसके लिए आपको पूरा डिटेल्ड लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है ना सर? 80% भी बढ़िया है। आप जरा एमसीक्यूज कराओ। एमसीक्यूज का नंबर क्या होने वाला है? 40 एमसीक्यूज, 40 एमसीक्यूज। चलो जी, फालतू के एमसीक्यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन के लिए। ये लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट ऑफिसर के एग्जाम को क्रैक किया था। आप जाके कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं, हैवी डिस्काउंट सभी चल रहे हैं। 50% का डिस्काउंट अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा। जो कोर्स का प्राइस है वो पड़ेगा इफेक्टिवली 2499 का। चलो स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। ये मॉड्यूल नंबर 5 है, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयर्ड एसेट, उसके अंदर आईरैक नॉर्म्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अपनी किताबें निकाल लो जिसने पढ़ रखा है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, एन एसेट इंक्लूडिंग अ लीज्ड एसेट बिकम्स डैश व्हेन इट सीज टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। बैंक के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि एक एसेट को क्या बोला जाता है जब वो इनकम जनरेट नहीं करता बैंक के लिए। ए स्टैंडर्ड, बी सब स्टैंडर्ड, सी डाउटफुल, डी लॉस, या ई नॉन परफॉर्मिंग। स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है जी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको बोला जाता है। ठीक है जी। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ रखा फिर भी आप एमसीक्यू से समझ जाएंगे इस टॉपिक को। बट ये एक सही तरीका नहीं है। देखो, जब आप एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच करते हैं तो हम 100% श्योर होकर जाना चाहते हैं जी हमें सब कुछ पता है। एमसीक्यू से आपकी 80% प्रिपरेशन हो जाएगी। बट आप कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में अगर प्रॉब्लम फेस नहीं करते जी, रट्टा मार के पास कर लिया, बट आपको इंटरव्यू के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रहनी बहुत जरूरी है। चलो जी अगला क्वेश्चन, सर फालतू की बात नहीं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अ टर्म लोन बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हमें समझ में आना चाहिए टर्म लोन कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल, एक टाइम के लिए दिया जाता है। कह रहा है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब घोषित कर दिया जाएगा? व्हेन इंटरेस्ट डैश एंड और इंस्टॉलमेंट, जो प्रिंसिपल रीपे करना है उसको, इंटरेस्ट भी लेंगे प्रिंसिपल भी लेंगे, रिमेन्स ओवर ड्यू। ओवर ड्यू मतलब जिस दिन पे पैसा देना था उसने नहीं दिया, ओवर ड्यू हो गया, ड्यू डेट से बाद की बात चल रही है। फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन डैश, कितने दिन? 30 डेज। आज उसको पेमेंट करनी थी, उसने पेमेंट नहीं करी। कह रहा कब तक का उसको टाइम दिया जाएगा? उसके एसेट को नॉन परफॉर्मिंग कब घोषित करा जाएगा? 30 डेज हो गए ओवरड्यू है तब बोलेंगे, 60 डेज पे बोलेंगे, 90 डेज पे बोलेंगे, 180 डेज पे बोलेंगे, या फिर 360 डेज पे बोलेंगे। तो इसका आंसर है इजी, 90 डेज। जनरली नॉन परफॉर्मिंग क्लासिफाई हो जाता है कोई भी एसेट अगर उसकी डेट से उसने पैसा नहीं दिया 90 डेज तक। 90 डेज का उसको टाइम दिया जाता है, पेमेंट कर दो। अभी हम आपको नॉन परफॉर्मिंग नहीं कर रहे, आपका टेम्परेरी मिसमैच हो गया होगा पैसे का, अभी नहीं है पैसा। आपको 90 डेज का टाइम दिया जा रहा है पेमेंट करने का, ड्यू डेट से 90 डेज से पेमेंट कर दो, तब तक आपको हम नॉन परफॉर्मिंग नहीं बोल रहे। अगर 90 डेज हो गए तो फिर आपका एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, थू थू हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांस एंड ओडी ओवरड्राफ्ट एंड सीसी विल बिकम एनपीए। अब ये टर्म लोन की बात नहीं कर रहे, ओडी सीसी की बात कर रहे हैं।
अब देखो आपको एनपीए की अंडरस्टैंडिंग आती है जी, हम एक एसेट को एनपीए बोल रहे हैं, इनकम जनरेट नहीं कर रहा। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ओडी और सीसी की फैसिलिटी कैसे ऑपरेट करती है। अगर कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट की बात करी जाए तो एक लिमिट सैंक्शन कर दी जाती है और उतना पैसा ड्रॉ कर सकते हैं। अगर उसमें पेमेंट्स आ गई तो फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। एक लिमिट चलेगी 5 करोड़ की, तो 5 करोड़ तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप 2 करोड़ 3 करोड़ जितना मर्जी ड्रॉ करें, उसमें पेमेंट्स आती रहेंगी जाती रहेंगी, वैसे ऑपरेट होता है। तो कह रहा है जी ओडीसीसी अकाउंट कब एनपीए क्लासिफाई होता है। ए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन ओडीसीसी अकाउंट इज मोर देन सैंक्शन लिमिट फॉर मोर देन 90 डेज। आपको ओडीसीसी दी गई 5 करोड़ की एग्जांपल, और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस उससे ज्यादा है जितना आपको सैंक्शन करा गया था, आपने उससे ज्यादा ड्रॉ कर लिया है, तो उसको बोला जाएगा एनपीए, 90 डेज का टाइम हो गया है। बी, नो क्रेडिट्स इन ओडीसीसी अकाउंट फॉर मोर देन 90 डेज। ये क्रेडिट्स का क्या मतलब है? आपका जो अकाउंट होता है उसमें डेबिट होता है जब आप पेमेंट्स करते हो, वहां से पैसा निकालते हो, और क्रेडिट्स होता है जब आप उस अकाउंट में पैसे को डालते हो। जब आपका क्या कहते हैं सैलरी आती है तो बोलते हैं ना योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है जी। अगर 90 डेज तक अकाउंट में कोई क्रेडिट की ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो आपको एनपीए घोषित करा जाएगा उस ओडीसीसी अकाउंट को। सी पॉइंट कहता है क्रेडिट इन ओडीसीसी अकाउंट इज लेस देन इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 90 डेज। कह रहा है जो 90 डेज का पीरियड था उसमें जितना इंटरेस्ट लगा उससे कम क्रेडिट्स आए, उससे कम पैसा आया। खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा ज्यादा है और जो उसमें क्रेडिट पैसा आया वो कम है। ठीक है जी। डी पॉइंट कहता है ओडीसीसी अकाउंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज आउट ऑफ ऑर्डर। ई पॉइंट कहता है ओडीसीसी अकाउंट विल बिकम एनपीए इन ऑल ऑफ द अबव केस। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर है सारे के सारे केस जो ऊपर आपको क्या कहते हैं डेफिनेशन दे रखी है, वो आउट ऑफ ऑर्डर की ही डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है ना, तीनों का इंटेंट समझ में आना चाहिए हमें। ओके जी, मतलब पैसा नहीं दे रहा जी, 90 दिन हो गए पैसे नहीं पेमेंट कर रहा, अकाउंट के अंदर एक भी एंट्री नहीं कर रहा, या फिर जितना सैंक्शन कर रखा है उससे ज्यादा ड्रॉ कर रखा है, 90 दिन हो गए पैसे देने का नाम नहीं ले रहा ये। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4, a bill discounted purchase with recourse by bank become a non-performing asset when the bill remains overdue for more than dash। जी हमने बिल को डिस्काउंट करा, एक कोई बिल लेकर आया था, मैंने कहा था हाँ जी 100 रुपए का बिल है, मेरे से भी आप 98 रुपीज ले लो। फाइनेंसिंग तो ऐसी होती है ना, बिल को डिस्काउंट कर दिया। अब जब मैं बिल को लेने के लिए गया, पैसे रीपेमेंट लेनी थी, जिसका भी बिल था उसके पास गया, हाँ जी 100 रुपए का बिल है पेमेंट निकालो। मैंने जिस पार्टी का डिस्काउंट किया उसको 98 रुपीज दे दिए, आप मेरे को क्या कहते हैं 100 रुपए दो जिसका बिल था। अब अगर वो पेमेंट नहीं करता तो कितने दिन का टाइम दिया जाएगा? 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का, 180 डेज का, या फिर कह रहा है बिल परचेज डिस्काउंटेड विद रिकोर्स फैसिलिटी। अब ये रिकोर्स क्या होता है? देखो, मैंने जिसका बिल को डिस्काउंट किया, मैंने बोला हाँ जी आपका बिल है, वो उसने मेरे को 100 रुपए का बिल दिया, मैंने उसको 98 रुपीज दे दिया, डिस्काउंट करके देना कुछ पैसे काटूंगा। और अब इस पार्टी का बिल था, मैंने कहा ड्यू डेट पे मैं इसके पास चला जाऊंगा, बोलूंगा जी 100 रुपए का बिल है, ये रहा बिल और 100 रुपए दे दो मेरे को, ऐसा चलेगा। अब रिकोर्स का क्या मतलब है? अगर ये वाली पार्टी ने मेरे को पेमेंट नहीं करी, कहता जी मैं नहीं दे रहा, किसका बिल है छोड़ो, अब मैं क्या करूंगा, जिसका मैंने बिल डिस्काउंट किया था, जिससे लिया था, मैं उसके पास जा सकता हूँ। रिकोर्स का ये मतलब है मैं उसके पास जा सकता हूँ। हाँ जी वो पार्टी मना कर रही है जिसका आपने बिल दिया था, जो मैंने आपको पैसे दिए थे 98 रुपीज वो तो वापस दो ही दो, साथ में 2 रुपए और दो, जो 100 रुपए का बिल था, मैं तो इंटरेस्ट कमाऊंगा ना। तो इस केस में कह रहा है रिकोर्स के केस के अंदर एनपीए क्लासिफाई नहीं होता। तो क्या आंसर सही होना चाहिए? तो आंसर है 90 डेज। ठीक है जी। आपका रिकोर्स हो या क्या कहते हैं विदाउट रिकोर्स हो, दोनों केस के अंदर अगर 90 डेज की पेमेंट नहीं आ रही तो उसको आपको एनपीए क्लासिफाई करना है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 5, एन एग्रीकल्चर लोन, हमने एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया किसी खेती बाड़ी करने के लिए, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट व्हेन द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरऑन रिमेन्स ओवरड्यू फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, एक क्रॉप सीजन, दो क्रॉप सीजन, तीन क्रॉप सीजन, चार क्रॉप सीजन। ई, एग्रीकल्चर लोन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनपीए क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर दिक्कत की बात क्या है। दिक्कत की बात है कि जो भी एग्रीकल्चर वाले काम होता है, बिजनेस होता है, इसके अंदर जो पेमेंट्स आती है वो क्रॉप सीजन के बाद आती है। सबसे पहली बात, इनको रियायत इसलिए दी गई, इनको 90 डेज के ब्रैकेट में नहीं रखा, बोला आपके क्रॉप सीजन पे आप पेमेंट करना ना, जब आपको पैसे रिलाइज हो जाएंगे तब दे देना। तो यहाँ पर बोला शॉर्ट ड्यूरेशन का था, अगर क्या कहते हैं क्रॉप, तो उस केस में कितना टाइम आपको दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 क्रॉप सीजन। शॉर्ट ड्यूरेशन का है ना, तो इनको ज्यादा 2 क्रॉप सीजन, दो छोटे छोटे क्रॉप सीजन इनको टाइम दे दिया गया। वही अगर हम बात करें, अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन का होता, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप वाला फार्म ने पैसा दे रखा होता, तो उस केस के अंदर भी लॉन्ग ड्यूरेशन है,
तो इसको एक क्रॉप सीजन का टाइम ही दे जाएगा, क्योंकि वैसी लॉन्ग ड्यूरेशन है जी, इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकते। शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर में फिर भी 2 क्रॉप सीजन दे दिए, बट लॉन्ग ड्यूरेशन 1-1 साल का अगर क्रॉप ड्यूरेशन है तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी जब एक क्रॉप का सीजन कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी। अगर ओवर ड्यू रहता है एक क्रॉप के सीजन तक, तो आपको हम एनपीए क्लासिफाई कर देंगे जी। एक क्रॉप का सीजन निकल गया, पैसा दिया और पूरा क्रॉप का सीजन निकल गया, आप क्या कहते हैं पेमेंट करेंगे। ओवर ड्यू फ्रॉम वन क्रॉप सीजन, ड्यू हुआ और उसके बाद एक ड्यूरेशन, एक क्रॉप का सीजन निकल गया, ड्यू इस दिन पेमेंट करनी थी, और इसके बाद आपका एक क्रॉप का सीजन निकल गया, आपने तभी पेमेंट नहीं करी, तो आपको हम एनपीए क्लासिफाई कर देंगे, लॉन्ग वाले को, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले को। चलो, ये सारा का सारा नोट्स है, आपको मैं ये टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। ओके जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इनकम रिकॉग्निशन और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जी, आयरक नॉर्म के अंदर दो बातें आती है, इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन। असेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक लोन को नॉन परफॉर्मिंग असेट क्लासिफाई करा जाता है। अब उसके अंदर जरूरी नहीं नॉन परफॉर्मिंग हो, क्या पता सही परफॉर्म कर रहा हो, तो क्लासेस बना दी जाती है। एक आपका स्टैंडर्ड एसेट हो गया जो सही परफॉर्म कर रहा है, एक आपका क्या कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर 3 कैटेगरी होगी कि भाई सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, लॉस एसेट है, ठीक है जी। और दूसरी बात है इसके अंदर इनकम रिकॉग्निशन की। अब ये बताते हैं इन एसेट्स के ऊपर आपको इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, इनकम रिकॉग्नाइज करनी है या फिर नहीं करनी, वो बताया जाता है। मोटा मोटी बात, अगर कोई एसेट नॉन परफॉर्मिंग हो गया तो ये वाले नॉर्म्स क्या बोलेंगे, उस पर इनकम रिकॉग्नाइज मत करो, ठीक है जी। ये तो समझ में आती है ना बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, which of the following statement is incorrect with respect to income recognition on non-performing asset? A point, the bank should not charge and take to income account interest on any NPA। ये बात तो मैंने बोल दी जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ जी, उस पे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बी पॉइंट कहता है इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट रिसीव्ड ऑन एनपीए शुड बी रिवर्स। ये अलग बात है। कह रहा आपका एक अकाउंट एनपीए हो गया, आपने उस पर इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज कर रखी है, आपको बट रिसीव नहीं हुई, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, वापस आप बताओगे जी इनकम नहीं हुई, ठीक है जी। सी पॉइंट कहता है वेयर लोन हैज बीन एडवांस्ड अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, द इंटरेस्ट में बी टेकन टू इनकम अकाउंट ऑन द ड्यू डेट इवन इफ द अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट। ठीक है जी, समझ में आता है। कह रहा है कि कुछ स्पेसिफिक केस के अंदर आपको क्या कहते हैं इनकम रिकॉग्नाइज आप कर सकते हो अगर आपने मार्जिन ले रखा है तो। मार्जिन मतलब अगर आपका क्या कहते हैं टर्म डिपॉजिट की पे बात करेगी, आपका टर्म डिपॉजिट है 1 लाख रुपीज का, आपने लोन दे रखा है 80,000 रुपीज का, तो आपको पता है जी मार्जिन है वो 20,000 रुपीज का, टर्म डिपॉजिट है तो पैसा डूबेगा नहीं, तो कह रहा है आप उसके अंदर इनकम रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है जी। डी पॉइंट कहता है द बैंक कैन चार्ज and take to income account interest on NPS provided guarantees provided by government। कह रहा अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है एक पर्टिकुलर लोन के ऊपर, तो उसके ऊपर आपका एनपीए हो गया है, फिर भी आप क्या करो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है। ई पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसमें इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात डिफरेंट है। देखो, अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी गारंटी देती है तो उस केस के अंदर एक अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं करा जाता, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटीज है तो उसके अंदर इसको मतलब आप एनपीए घोषित करा जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात बोली होती तो उस केस में वो एनपीए ही नहीं क्लासिफाई होता। एनपीए क्लासिफाई नहीं होगा तो आप इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अभी ये वाली स्टेटमेंट जिसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, कौन सी गवर्नमेंट, तो इसको हम इनकरेक्ट मानेंगे। तो हर केस में लेगा ना, स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर रहा है। द बैंक कैन चार्ज एंड टेक टू इनकम, अगर आपका कोई एसेट नॉन परफॉर्मिंग क्लासिफाई हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है उसको नॉन परफॉर्मिंग क्लासिफाई कर दो, और उस पे इंटरेस्ट आप नहीं क्या कहते हैं लेके जा सकते अपने इनकम के अंदर बैंक। ओके जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट फर्दर इनटू डैश कैटेगरीज बेस्ड ऑन द पीरियड फॉर व्हिच द एसेट रिमेन्स नॉन परफॉर्मिंग एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द ड्यूज। कह रहा जी कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एनपीएस को, 2, 3, 4, 5 या 6। जी, इसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। अगर आप एसेट की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो 4 होती है, बट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की क्लासिफिकेशन 3 होती है। ठीक है जी। एसेट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, बैंक्स के एसेट को स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं, 3 आते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। ठीक है जी। तो नॉन परफॉर्मिंग के अंदर 3 कैटेगरीज है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9,
A substandard asset would be one which has remained NPA for a period of. अब नॉन परफॉर्मिंग घोषित कर दिया जी, वो 90 डेज वाली बात थी ना, वो हो गई। कह रहा सब स्टैंडर्ड उसको कब बोला जाएगा? अगर वो एनपीए रहता है, 90 डेज पूरे हो गए, उसके कितने टाइम तक उसको सब स्टैंडर्ड बोला जाएगा? बोलते हैं जी, अगर 12 महीने से ज्यादा हो गए तब उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, लेस देन 12 मंथ है तब उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, मोर देन और इक्वल टू 12 मंथ्स है तो उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स है तब उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। ई पॉइंट कहता है अ सब स्टैंडर्ड एसेट्स इज आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है जी, देखो इसमें दो आंसर सही है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है डी। बहुत ही मतलब आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसके अंदर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ तक एक एसेट को सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई करा जाएगा। 90 डेज कंप्लीट हो गए, यहाँ के दिन 90 डेज तक उसने पेमेंट नहीं करी, ओवरड्यू हो गया, इसके बाद इसको नॉन परफॉर्मिंग क्लासिफाई करा जाएगा और ये अगले 12 महीने तक नॉन परफॉर्मिंग की सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी जो आती है नॉन परफॉर्मिंग के अंदर सब स्टैंडर्ड की, उसमें क्लासिफाइड रहेगा। ठीक है ना? तो 12 महीने के नीचे और 12 महीने तक, 12 महीने वाला दिन भी लिया जाएगा। ठीक है ना? अब लेस देन 12 मंथ्स भी वो सब स्टैंडर्ड रहेगा, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। अगर आप सर्कुलर को पढ़ेंगे आयरेक नॉर्म्स के, तो उसमें लेस देन इक्वल टू की बात बोली गई है। ठीक है जी? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल। जी, उसके नेक्स्ट कैटेगरी की बात आ गई, सब स्टैंडर्ड की बात खत्म होगी, 12 महीने तक उसको सब स्टैंडर्ड रखना है, उसके बाद डाउटफुल आ गया। इफ इट्स रिमेन इन द डैश कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 मंथ तक अगर वो किस कैटेगरी में रहेगा तो उसको डाउटफुल क्लासिफाई कर दिया जाएगा। ए एनपीए की कैटेगरी में, बी स्टैंडर्ड की कैटेगरी में, सी सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में, डी लॉस की कैटेगरी में, ई एक डाउटफुल एसेट को क्लासिफाई करता है बैंक का इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंस्पेक्शन। तो करेक्ट आंसर है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड अगर 12 महीने से ज्यादा हो गया, 12 महीने से वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में पड़ा हुआ है, उसके बाद बोलेंगे जी अब आप डाउटफुल हो गए। सब स्टैंडर्ड आपने एक साल बिता दिया, आप नॉन परफॉर्मिंग हुए, 90 दिन जब आपने पेमेंट नहीं करी, फिर हमने आपको एनपीए का टैग दिया, और अब जब हमने आपको एनपीए का टैग दिया, आपको सब स्टैंडर्ड बोला गया जी ये सब स्टैंडर्ड बंदा है। अब आप सब स्टैंडर्ड हम आपको बोल रहे हैं, 12 महीने हो गए बोलते बोलते, तो अब आप सब स्टैंडर्ड नहीं, अब आप डाउटफुल हो गए। ओके, अगला क्वेश्चन आता है एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। ये और भी बड़ा बंदा आ गया जी, और भी बड़ा क्या कहता है, पैसे खाने वाला आ गया। एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज लॉस एसेट इफ इट हैज रिमेन्ड इन द कैटेगरी डैश कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। A NPA, B standard, C substandard, D doubtful, E a loss asset is identified by a bank or internal external auditor or by the RBI inspection। तो इसका करेक्ट आंसर सर लॉजिक से हमें लग रहा है कि देखो पहले हमने उसको डाउटफुल क्लासिफाई किया था क्योंकि वो 12 महीने सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहा था। अब उसको हमें लॉस क्लासिफाई करना है, तो अगर वो 12 महीने डाउटफुल की कैटेगरी में रह गया तो उसको क्या कहते हैं, लॉस एसेट बोल देना चाहिए। जी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है एक लॉस एसेट क्लासिफाई करा जाता है इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर बैंक खुद बोलता है जी हमारे को लॉस एसेट हो गया, कोई पैसा आने की उम्मीद नहीं रहेगी, डाउटफुल से भी गया गुजरा हो गया, ये वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं जी डाउटफुल नहीं, लॉस ये नहीं पैसे देने वाला। ठीक है जी? तो इसमें इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्पेक्शन या फिर बैंक खुद क्लासिफाई कर सकता है जी लॉस हो गया, हम मान रहे हैं हमारा पैसा गया। ठीक है जी? तो लॉस क्लासिफाई करने के लिए आपको कोई डेज वेज का मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा का सीधा बोल दो जी लॉस हो गया, पहले दिन ही कह रहे हैं जी लॉस ही है तो मान के चलो। ओके जी। अच्छा मेरी बात सुनो, आपका क्या कहते हैं जो स्टैंडर्ड का, सब स्टैंडर्ड का जो ड्यूरेशन दे रखा है, डाउटफुल का ड्यूरेशन दे रखा है, उन सबको छोड़ दो। अगर मेरे को आज के दिन लगता है ना ये एनपीए हुआ और मेरे को लगता है जी पेमेंट नहीं आएगी, बैंक खुद कह रहा है, मैं कह रहा हूँ वो बंदा अपने क्या कहते हैं मरने के लिए बात कर रहा है, कह रहा है पैसे नहीं दूंगा, मर जाऊंगा, जो करना है कर लो। ठीक है जी? तो हम सीधा बोल सकते हैं जी भाई ये तो लॉस ही हो गया, वहां पर कोई भी ड्यूरेशन का टाइम नहीं आता। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द आउटस्टैंडिंग इन द कैश क्रेडिट अकाउंट बेस्ड ऑन ड्राइंग पावर। अच्छा डीपी की स्टेटमेंट बनती है, ठीक है जी, उसके बेसिस पे सीसी लिमिट के अंदर ड्राइंग पावर बताई जाती है। अब कह रहा है कि कैश क्रेडिट अकाउंट के अंदर जो ड्राइंग पावर कैलकुलेट कर रखी है फ्रॉम स्टॉक स्टेटमेंट ओल्डर देन। अब स्टॉक स्टेटमेंट उसको देनी होती है कि कितने असेट्स हैं, करंट असेट्स, इन्वेंट्री, उसका क्या कहते हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स, वो सारी डिटेल देनी होती है, उसके बेसिस पे डीपी निकाली जाती है। कह रहा है अगर स्टॉक स्टेटमेंट ज्यादा पुरानी है तो उसको इरेगुलर क्लासिफाई कर दिया जाएगा। जिस स्टॉक स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे आपकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट होती है वो ज्यादा पुरानी अगर है,
कुछ टाइम से ज्यादा पुरानी है, तो हम उसको इर्रेगुलर बोलेंगे। तो कितने महीने का टाइम है? तो उसका आंसर है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। कितना होना चाहिए जी? आंसर है 3 मंथ। 3 मंथ से क्या कहते हैं पुरानी वो स्टॉक स्टेटमेंट, तो उसको इर्रेगुलर बोला जाएगा। एनपीए की बात जो चल रही, उसको इरेगुलर क्लासिफाई करा जाएगा जी। स्टॉक स्टेटमेंट नहीं मंगवा लो जी, उसके बेसिस में नहीं करेक्ट डीपी कैलकुलेट करो। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 13, an account where the regular credit limits have been reviewed renewed within dash from the due date will be treated as एनपीए। कह रहा भाई नॉट बीन रिव्यूड, सॉरी मैंने नॉट नहीं पढ़ा। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट लिमिट चल रही है, सीसी की लिमिट चल रही है, उसको क्या कहता है, आपको रिव्यू या रिन्यू करना होता है ना, 1 साल का टाइम होता है जनरली। अगर कह रहा है आपने रिन्यू नहीं करा उसको ड्यू डेट से कुछ दिन के अंदर अंदर, तो उसको एनपीए क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब सुनो, इसके अंदर बोरर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको रिव्यू या रिन्यू नहीं कर पाए। अगर आप क्रेडिट ऑफिसर की तरह काम करेंगे, तो आपके ऊपर सबसे बड़ा जो दब्बा लग सकता है, वो इसीलिए लग सकता है कि आपने अपना अकाउंट को रिन्यू टाइम से नहीं करा, और जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको खा जाएगा, उसका नाम आ गया ना एनपीए के अंदर कि आपने मेरे अकाउंट को रिन्यू क्यों नहीं करा, रिव्यू वाला क्यों नहीं करा। तो सबसे बड़ी जो एक आपके क्या कहते हैं टैट होता है ना, टर्न अराउंड टाइम होता है। अगर आपका कोई भी अकाउंट 180 डेज तक, आंसर मैंने बता दिया 180 डेज तक अगर उसका रिन्यू या फिर रिव्यू नहीं हुआ, तो उसको एनपी घोषित कर दिया जाएगा, चाहे पेमेंट्स टाइमली कर रहा हो। 5 करोड़ की लिमिट ले रखी है, 5 करोड़ की लिमिट है, उसको 1 साल हो गया, 1 साल के बाद उसका रिन्यू होना है, तो आपको रिन्यू अगले रिव्यू एंड रिन्यू अगले 180 डेज में करना पड़ेगा। नहीं करा तो उसको चाहे पेमेंट आ रही कुछ भी आ रहा है, उसको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो एक क्रेडिट मैनेजर, एक क्रेडिट एनालिस्ट के लिए ये टाइम एक डेडलाइन है, इससे ऊपर तो कहीं पे भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। और एनपीए क्लासिफाई होता है तो मैनेजमेंट पीछे पड़ जाती है ना कि देखो हमें प्रोविजनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, हमारे क्या कहते हैं बुक्स खराब होगी, एनपीए क्लासिफाई करना पड़ रहा है आपकी वजह से, आपने डिले कर दिया, जो क्रेडिट मैनेजर है, क्रेडिट एनालिस्ट है। ओके जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनपीए टू अराइव एट नेट एनपीए। एक ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, नेट निकाले तो हम लोग कुछ माइनस करेंगे, तो बोल रहे क्या क्या माइनस नहीं होता इसमें से। ए, प्रोविजनिंग हेल्ड इन केस ऑफ एनपीए अकाउंट एज पर एसेट क्लासिफिकेशन, जो भी एसेट का क्लासिफिकेशन हुआ, डाउटफुल है, क्या कहते हैं सब स्टैंडर्ड है या फिर लॉस है, तो उसके बेसिस पे प्रोविजनिंग होता है, क्या उसको लेस करेंगे। बी पॉइंट कहता है डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस है, ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट का जो इंश्योरेंस है, क्लेम रिसीव्ड और हेल्ड पेंडिंग एडजस्टमेंट, कह रहे ये लेस होगा कि नहीं होगा। सी, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड केप्ट इन सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में पड़ा अभी। डी, फ्लोटिंग प्रोविजंस। ई, ऑल ऑफ द अबव आर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनपीए टू अराइव एट नेट एनपीए। सो ये थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन हो गया, आंसर है कि सारे के सारे डिडक्ट होंगे आपके ग्रॉस एनपीए में से, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो सारे प्रोविजनिंग वगैरह कर रखे हैं जी, मैं करूँ मेरे को इतना बड़ा लॉस हो गया, एनपीए दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा मेरे को लॉस हो गया, ये वाला पैसा नहीं दे रहा, ये वाला अकाउंट, ये वाला लोन। अब उसके अंदर नेट हम कितना लॉस करेंगे? अगर मैंने ऑलरेडी प्रोविजनिंग कर रखी है, मैंने प्रोविजंस बना दिए, मेरे को लग रहा था लॉस होने वाला है, पैसा नहीं मिलेगा, मैंने प्रोविजंस बना दिए, तो मैं बोलूंगा जी मेरा ग्रॉस एनपीए, मेरा 1 करोड़ का लॉस होने वाला लोन का, बट मैंने 10 लाख की प्रोविजनिंग कर रखी है, मेरा नेट एनपीए जो होगा वो 90 लाख का, पहले से प्रोविजन बना रखा है, मैंने पहले अपनी इनकम को कम कर रखा है, उसका सेंस ये है। ठीक है ना? तो ये 5 बातें आपको, पांचों की बातों को याद करना है। ठीक है ना? प्रोविजनिंग, डीआईसीजीसी, ईसीजीसी के कोई क्लेम है, पार्ट पेमेंट रिसीव हो गया है, कोई सन्ड्रीज अकाउंट्स के अंदर पैसा डाल रखा है, आपका फ्लोटिंग प्रोविजंस वगैरह बन रखे हैं, तो सारे के सारे डिडक्ट होंगे ग्रॉस एनपीए में से नेट एनपीए निकालते समय। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेट क्लासिफिकेशन अंडर एनपीए हैज टू बी डैश वाइज। हम एसेट को एनपीए कब बोलेंगे? हर एक क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर होगा कि भाई सीसी की है, टर्म लोन है, हर एक फैसिलिटी की अगर पेमेंट नहीं आ रही, अगर सीसी की पेमेंट नहीं आई 90 डेज तक, तो एनपीए। उसका अगर टर्म लोन चल रहा है, टर्म लोन की अगर पेमेंट 90 डेज तक नहीं आई, तो उसको एनपीए। या फिर अगर क्या कहते हैं उसकी सीसी लिमिट एनपीए होगी, तो उसके सारे के सारे लोन को हम एनपीए कर देंगे। क्या बोल रही है? asset classification under NPA has to be dash wise. A, credit facility wise. B, geographical location wise. C, एक industry wise. D, sector wise. E, borrower wise. Correct answer is borrower wise. एक borrower ने अगर डिफॉल्ट कर दिया फैसिलिटी के अंदर, तो उसके सारे एसेट को आप क्लासिफाई कर देंगे एनपीए। उसकी बड़ी सारी फैसिलिटी चल रही है, एक में भी अगर उसने लॉस करता है, एक में भी अगर उसका लगता है कि पैसा नहीं दे रहा, एनपीए क्लासिफाई हो रहा, तो सारे के सारे उसके लोन, सारी की सारी फैसिलिटी उसकी एनपीए हो जाएंगी। ओके जी।
क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडवांस अंडर कंसोर्शियम अरेंजमेंट। अब इसी का एक्सटेंशन है, ये क्वेश्चन साथ साथ क्यों रखे गए हैं, क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है। हमने एक केस में तो क्या दिया कि भाई एक बोरोवर का अगर एक लिमिट होगी, क्या कहते हैं, एनपीए, तो उसकी की सारी लिमिट कर दो एनपीए। ये बैंक के विद इन की बात चल रही है। अब कह रहे हैं अगर कंसोर्शियम लेंडिंग है, बड़े सारे बैंक ने मिलकर पैसा दे रखा है, अगर एक बैंक का एनपीए हो गया तो क्या सारे बैंक को एनपीए क्लासिफाई करना है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। देखते हैं जी क्या बोलता है। Which of the following statement is correct with respect to advances under consortium arrangement? A. Asset classification of account under consortium should be based on the record of recovery of the individual member bank. कह रहा है जी बैंक अपना अपना देख लो, हर एक बैंक अपना अपना देख ले। अगर उसको पेमेंट टाइम नहीं मिल रही है तो एनपीए नहीं है, अगर उसको पेमेंट टाइम नहीं मिल रही तो वो एनपीए क्लासिफाई करता है, जो नॉर्म दे रखे हैं उसके हिसाब से वो एनपीए क्लासिफाई कर सकता है। ए पॉइंट ये कहता है। बी पॉइंट कहता है असेट क्लासिफिकेशन of accounts अगर under consortium should be based on the record of recovery of the lead member bank, जिसका मेन शेयर है, जो लीड कर रहा है, अगर उसमें एनपी हो गया तो सारे के सारे एनपी कर दें। सी पॉइंट कहता है asset classification of account under consortium should be based on the record of recovery of more than half member bank, जितने लोगों ने लोन दे रखा है मोर देन हाफ का अगर लॉस हो रहा है, एनपी क्लासिफाई हो रहा है, तो बाकी सारे के सारे एनपी क्लासिफाई कर देंगे। डी पॉइंट कहता है asset classification of account under consortium should be based on the records of recovery of more than 3/4 मेंबर। ठीक है जी, जितने भी मेंबर्स है, जितने भी मेंबर बैंक है, अगर उसका 75% से ज्यादा बैंक का अगर एनपी हो रहा है तो सारे के सारे एनपी क्लासिफाई कर देंगे। ई asset classification of account under consortium should be based on the record of recovery of all member बैंक। सबके सबका अगर एनपी होगा तभी क्लासिफाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर है जी। अब हर एक बैंक को अपना अपना देखना है। अगर आपकी अकाउंट की पेमेंट्स आ रही है तो आप इसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे, अगर आपकी पेमेंट्स नहीं आ रही तो फिर आप उसको एनपीए क्लासिफाई करेंगे। आपको दूसरे बैंक से कोई लेना देना नहीं है, कंसोर्शियम लीडर हो, कोई मेंबर हो, हमें क्या लेना देना, हमको पेमेंट कर रहा है, हमारा एनपीए नहीं हो रहा सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द प्रोविजनिंग नॉर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ केस ऑफ फ्रॉड। जी फ्रॉड हो गया तब क्या प्रोविजनिंग करनी है। अब प्रोविजन का नंबर, आपका जो असेट है उसमें कितना प्रोविजन बनाना है। ए 25% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू बैंक स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ डिस्कवरी, जिस दिन डिस्कवरी हुआ उस दिन 25% हम क्या कहते हैं प्रोविजन बना देंगे। बी कहता है 50%, सी कहता है 75% इन द ईयर ऑफ डिस्कवरी एंड 25% इन द फॉलोइंग ईयर। मेरे को आज पता चला फ्रॉड है, 75% का मैं क्या कहता है प्रोविजन लिख दूंगा और उसके अगले साल 25%। डी कहता है 100% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू बैंक इन द ईयर ऑफ डिस्कवरी, जिस दिन पता चला फ्रॉड है 100% कर लो जी प्रोविजन। ई कहता है 110% प्रोविजनिंग कर लो जी। तो करेक्ट आंसर इसका डी, 100% प्रोविजनिंग कर लेंगे। 110 थोड़ा ना, जितना लॉस हो ज्यादा प्रोविजनिंग कर ले। ओके जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 18, एडवांस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी विल नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। ए गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सी ट्रिपल बी एंड अबव रेटेड सिक्योरिटीज, डी टर्म डिपॉजिट्स, ई ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है जी। आपको बता रहे हैं इसमें क्या गलत है। तो जी इसका करेक्ट आंसर टर्म डिपॉजिट तो है ही है, बट इसके अंदर गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। ये गवर्नमेंट की देखो सिक्योरिटी यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे दो आंसर होने चाहिए, दो आंसर, ठीक है नहीं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी है, अगर उसके अंदर आपका अप्रोप्रिएट मार्जिन आपको दे रखा है तो उसके अंदर आप क्या कहते हैं इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको एनपीए भी क्लासिफाई नहीं करना। ओके जी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज लिखनी थी बट यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई। ओके जी, काट दो, आप सीधा लिख दो यहाँ पर सिक्योर्ड बॉन्ड्स वगैरह लिख दो, ठीक है जी। बॉन्ड्स वगैरह तो उसको भी आप एनपीए क्लासिफाई करेंगे। ओके जी, ओके जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द क्रेडिट फैसिलिटी बैक्ड बाय गारंटी ऑफ डैश थ्रू ओवर दो ओवरड्यू मे बी ट्रीटेड एज एनपीए। कह रहा है भाई आपने क्या कहते हैं कोई क्रेडिट फैसिलिटी थी, उसको गारंटी दे रखी है किस एंटिटी ने, वो ओवर ड्यू भी होगी तभी भी आप उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे। उसको एनपीए आप तभी क्लासिफाई करेंगे अगर वो गवर्नमेंट रेप्यूडेट कर देती है उस गारंटी को। जी गारंटी दी गवर्नमेंट ने और कुछ टाइम के बाद वो अकाउंट एनपीए हो रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है बाद में जी कोई गारंटी वारंटी नहीं, रेप्यूडेट कर रहा है, इसने हमारी बात नहीं मानी, तो उस केस के अंदर उसको एनपीए क्लासिफाई होगा। अगर रेप्यूडेट नहीं होती तो किस केस में उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है तो चलेगा, कोई फॉरेन गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है तो चलेगा, डी कहते हैं किसी भी गवर्नमेंट ने गारंटी दी है ओके है, एनपीए मत बोलो। तो जी इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट।
सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटीज को ओके माना जाता है भाई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तभी हम उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देती है कि भाई कोई गारंटी को हम रेप्यूडिएट कर रहे हैं तो उस केस में एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 20, अ क्रेडिट कार्ड अकाउंट, क्रेडिट कार्ड की बात चल रही है, विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सर नॉन परफॉर्मिंग, सर हमें पता है सर 90 डेज से ओवरड्यू हो रहा है तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। ठीक है जी, देखते हैं जी क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। अ क्रेडिट कार्ड अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ डैश as mentioned in the statement is not fully paid within 90 days from the payment due date mentioned in the statement। दी इन्होंने खुद ही बता दिया कि ड्यू डेट से 90 डेज तक पेमेंट नहीं हुई तो आपका अकाउंट को हम एनपीए बोल देंगे। ये पूछना चाहता है कि कौन सा अमाउंट होगा। ए, आउटस्टैंडिंग है जो अमाउंट, फुल अमाउंट। बी, 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सी, मिनिमम अकाउंट अमाउंट ड्यू। डी, 50% ऑफ द मिनिमम अमाउंट ड्यू। ई, सिंपल एवरेज ऑफ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर है सिंपल एवरेज की बात करें, जो आउटस्टैंडिंग फुल अमाउंट है या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू है उसका एवरेज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम ड्यू, अमाउंट ड्यू। आप अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखना, उसके अंदर बोला होता है कि भाई मिनिमम अमाउंट कैसे निकाली जाएगी, मिनिमम अमाउंट ड्यू। आपको इतनी पेमेंट करनी ही करनी है, अगर नहीं करोगे तो एनपीए क्लासिफाई कर देंगे। नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं ना, मिनिमम अमाउंट ड्यू है, उसकी पेमेंट अगर आपने नहीं करी 90 डेज के अंदर अंदर, ओवर ड्यू हो गया, 90 डेज में पेमेंट नहीं करी तो आपका अकाउंट एनपीए। Okay. Question number 21. Banks shall report credit card account as past due to credit information company. Credit information company जैसे सिबिल, आपको सिबिल बैंक इंफॉर्मेशन दे रहा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को। इफ एनी, ओनली व्हेन द क्रेडिट कार्ड अकाउंट रिमेन्स पास्ट ड्यू फॉर मोर देन डैश। एक दिन से ज्यादा ओवरड्यू रहता है तब आपको इंफॉर्मेशन देनी है सीआईसी को। 3 डेज से ज्यादा ओवरड्यू रहता है तब आपको इंफॉर्मेशन देनी है सिबिल को। 5 डेज से ज्यादा ओवरड्यू रहता है तब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है 7 डेज, या फिर बैंक को उसी दिन रिपोर्ट करना है जिस दिन वो ओवरड्यू हो गया। तो जी इसका करेक्ट आंसर है 3 डेज। हमारे आयरेक्ट नॉर्म्स में बोल रखा है कि आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है अगर 3 दिन से ज्यादा ओवरड्यू जाता है। साथ ही साथ जो पीनल के चार्जेस वगैरह लगते हैं वो भी तभी लेवी होंगे अगर 3 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया। ओवरड्यू हुए 3 दिन का अगर टाइम हो गया तब पीनल चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है जी, मोर देन 3 डेज, 3 दिन से ज्यादा। ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। अब प्रोविजंस के परसेंटेज पे हम आ गए हैं। प्रोविजन रिक्वायरमेंट ऑन लॉस एसेट केप्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जी लॉस एसेट है तो उस पर 25% की प्रोविजनिंग करनी है आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर, या 40% की प्रोविजनिंग करनी है, 50% की प्रोविजनिंग करनी है, 75% की प्रोविजनिंग करनी है, या फिर 100% की प्रोविजनिंग करनी है। आंसर इज 100%। नाम ही लॉस है, लॉस है तो 100% लो जी। 100% उसकी प्रोविजन करेंगे हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस की, जितना पैसा लेना है बैंक को। ओके, बैंक कह रहे जितना भी पैसा लेना है ना नहीं देगा, ये पूरा का पूरा लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल एसेट। अब डाउटफुल एसेट के अंदर बात आती है, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सिक्योर्ड पोर्शन कितना है और एक अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। तो कह रहा है भाई अनसिक्योर्ड, जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, उसकी कितनी प्रोविजनिंग करनी है। कहता है ए 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बी 40% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सी 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस अनसिक्योर्ड पोर्शन की बात चल रही है, ठीक है। डी 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, या फिर ई 100%। जी डाउटफुल एसेट है और अनसिक्योर्ड है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, तो उस केस में 100%, 100%। ओके। अगला क्वेश्चन, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ऑन द सिक्योर्ड पोर्शन। अब यहाँ पे सिक्योर्ड पोर्शन की बात चल रही है ऑफ डाउटफुल एसेट्स विच हैज रिमेन्ड इन द डाउटफुल कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल से डाउटफुल की कैटेगरी में है, तो उस केस में बोला भी प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट क्या होगी, सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर। अब सिक्योर्ड पोर्शन के अंदर जैसे ही डाउटफुल क्लासीफाई होता है, डाउटफुल क्लासीफाई हुआ, उसके अंदर दो कैटेगरी बन गई, एक सिक्योर्ड, एक सिक्योर्ड उसको एस लिख दो, और एक अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड है तो उस पर तो 100% ही है। तो सिक्योर्ड के अंदर फर्स्ट ईयर है तो तब होता है 25% का, सेकेंड ईयर में 40% का, सेकेंड टू थर्ड ईयर तक 40%, और उसके बाद सीधा 100% पे वो चला जाता है। ठीक है जी, अप टू 1 ईयर है 25% का, 1 से लेके 3 years तक है, उसका टोटल 2 years का पीरियड हो गया ना, तो मतलब वो 1 ईयर से आगे निकल गया और 1 साल वो दूसरी कैटेगरी में रह गया। तो 25% अप टू 1 ईयर डाउटफुल क्लासिफाई हुआ, 1 साल तक उसका 25% क्लासिफाई होगा सिक्योर्ड पोर्शन का।
प्रोविजनिंग बनाया जाएगा। अनसिक्योर्ड का 100% है, सिर्फ सिक्योर्ड पोर्शन की बात चल रही है, तो सिक्योर्ड पोर्शन का 25% प्रोविजनिंग होगा 1 साल तक, डाउटफुल 1 साल तक। यहाँ पर 2 साल की बात चल रही है, तो कह रहे हैं 1 साल से लेकर 3 साल तक, तो वो इस ब्रैकेट में आएगा। 1 साल यहाँ का निकल गया, 1 साल यहाँ का निकल गया, तो इस केस में इसकी प्रोविजनिंग होगी 40% की। 3 साल से ज्यादा होता है तो सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है 100% ही होगा। ठीक है जी। 3 साल से ज्यादा तो फिर क्या हो गया, वो सारा का सारा 100%, बोथ अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड पे। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 25, एज पर आरबीआई सर्कुलर्स ऑन IRAC norms, the non-performing asset with balance of dash and above with the stock audit at annual interval by external agencies, बाहर के CA firms को अपॉइंट करा जाएगा, appointed as per the guidelines approved by the board, would be mandatory in order to enhance the reliability of stock valuation। कॉन्सेप्ट समझेंगे जी। नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया है, तो कह रहा भाई अब वो स्टॉक जो पड़ा उसके पास, जिसके लिए हमने पैसा वगैरह दे रखा है बिल्ड करने के लिए, अब वो बेच के निकल सकता है ना, वैसे उसका असेट तो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा, तो उस केस में बोला कि आपको स्टॉक की वैल्यूएशन कराते रहो, स्टॉक की वैल्यूएशन कराते रहना सीए बाहर के कोई फर्म से बुला के। तो कह रहे हैं ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन या फिर ये वाली जो गाइडलाइन आएगी, ये किन बैलेंसेस के लिए लाई गई, कितने का बैलेंस होना चाहिए जब ये रिक्वायरमेंट आती है आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन करवाने की बाहर की एजेंसी से। ए, अगर 1 करोड़ से ऊपर का लोन है, बी 5 करोड़ से ऊपर का लोन है, सी 10 करोड़ से ऊपर का लोन है, डी 25 करोड़ से ऊपर का लोन है, 50 या 50 करोड़ से ऊपर का लोन है। तो उसका करेक्ट आंसर है 5 करोड़। ठीक है जी। 5 करोड़ या उससे अबव का लोन है तो स्टॉक वैल्यूएशन अगर एनपीओ हो गया तो उसकी स्टॉक वैल्यूएशन करानी है बाहर की एजेंसी से। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 26, immovable property given as collateral by the borrower to the bank should be valued by external valuer। हमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है एज कोलेटरल, तो इसके बारे में कह रहे हैं इसकी वैल्यूएशन आपको करानी होती है। अब वैल्यूएशन कब कब करानी है, कह रहे हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली जो कोलेटरल सिक्योरिटी में रखी हुई है उसको हर साल आप वैल्यू कराएंगे, वंस इन 2 ईयर कराएंगे, वंस इन 3 ईयर कराना जरूरी है, वंस इन 5 ईयर कराना है, या फिर ट्वाइस इन 5 ईयर। करेक्ट आंसर इज वंस इन 3 ईयर्स। हर 3 साल में आपको उस क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को वैल्यू कराना होता है। ठीक है जी। वैल्यूएशन वालों का देखो काम बढ़ गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग, प्रोविजन निकालने की बात चल रही है, ऑफ अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट विच इज क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड के केस के अंदर हमने कहा जी एनपीए तो हो गया, एनपीए के अंदर सब स्टैंडर्ड आ गया। हमें डाउटफुल का पता था, अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो उसके अंदर 100%, सिक्योर्ड है 1 साल तक 25%, 1 साल से 3 साल तक 40%, और क्या कहते हैं 3 साल से ज्यादा हो गया तो 100%। ये सब स्टैंडर्ड की बात चल रही है, सब स्टैंडर्ड का भी हमें पता नहीं है। देखते हैं जी कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट विच इज क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। कह रहा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 1 करोड़ रुपए, जिसमें अनसिक्योर्ड पोर्शन है 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब जो सब स्टैंडर्ड्स की कैलकुलेशन है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपना आंसर निकालना, मेरे को पॉज कर दो चाहे, मैं आपको बता दूं कैसे कैलकुलेशन होती है इसके अंदर। सब स्टैंडर्ड के केस के अंदर जो पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर 15% का आपका क्या कहते हैं प्रोविजनिंग बनाई जाती है। 15% की प्रोविजनिंग है आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। ठीक है जी। और साथ ही साथ जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसके ऊपर एडिशनल 10%, एडिशनल एडिशनल 10% किसके ऊपर, अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर। ठीक है जी। अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर, तो यहां पर देखें तो 1 करोड़ के ऊपर 15%, 15 लाख तो होना ही होना है, प्लस इसमें अनसिक्योर्ड कितना है, कह रहा है अनसिक्योर्ड है 50% 1 करोड़ का, तो 50 लाख के ऊपर एडिशनल 10%, एडिशनल 10% जो कि 5 लाख निकल कर आता है, तो आंसर होना चाहिए इसका 20 लाख रुपीज की प्रोविजनिंग। देखते हैं जी क्या आंसर है, 20 लाख की है। मैंने क्वेश्चन बनना है मुझे तो पता ही है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजनिंग ऑन स्टैंडर्ड एसेट। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस की बात नहीं कर रहा, कह रहा स्टैंडर्ड एसेट पे भी प्रोविजनिंग करनी होती है क्या। बैंक का लॉजिक कहता है जी देखो आपका एसेट अभी स्टैंडर्ड है, बट फिर भी आप मान के चलो आगे कभी ना कभी लॉस हो सकता है, तो छोटा मोटा प्रोविजनिंग करते रहना। तो उसके बारे में क्या बोल रहा है, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है फार्म क्रेडिट के ऊपर 0.25% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए जो भी उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 0.25% का आप क्या कहते हैं प्रोविजनिंग कर लो, स्टैंडर्ड है एसेट, पेमेंट कर रहा है बट फिर भी कर लो। सी, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड आता
टीजर रेट। ये टीजर रेट क्या होता है? बहुत अट्रैक्टिव रेट पे लोन दिया जाता था, तो बोल रहा है उसके अंदर प्रोविजनिंग ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड है बट फिर भी ज्यादा होगी, तो ये है 2% का। डी, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ऑन एडवांस ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग। जो कमर्शियल रियल एस्टेट बन रही है बट उसका पर्पस रेजिडेंशियल है, जो डीएलएफ वगैरह बना रहे हैं, जिस रहने के लिए जो घर बना रहे हैं, तो बोला उसके अंदर प्रोविजनिंग होगी 0.75% की। ई पॉइंट, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ऑन ऑल लोन्स क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड। सारे के सारे लोन जो स्टैंडर्ड है विद नो स्पेसिफिक प्रोविजनिंग, जो ऊपर दे रखे हैं, कह रहे इसके अलावा जो भी लोन है उसको आपको 0.5% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपको प्रोविजनिंग क्रिएट करनी है। तो आपके सामने ये इजी क्वेश्चन है, बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर अलग अलग रेट्स दे रखे हैं, बट एक जो सब पे वैलिड है, स्पेसिफिक मेंशन जो है उनको हटा दो, जैसे कि ऊपर है आपका फार्म वाला रेट हो गया, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज का हो गया, टीजर रेट वाले हो गए, कमर्शियल रियल एस्टेट हो गया, उनके लिए स्पेसिफिक आपकी प्रोविजनिंग है। जो इनके अलावा सारे के सारे लोन है, स्पेशल मेंशन के अलावा जो सारे के सारे लोन है, उनके ऊपर प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट है 0.4% की। ठीक है ना, तो ये ई वाला पॉइंट गलत है, इनकरेक्ट है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 29, फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया जी, फिर से पेन उठा लो। Deep has taken a personal loan of 10 lakh rupees on 1st October 2022 and has given life insurance policy as security to the bank. The surrender value of life insurance policy is 15 lakh rupees. Deep has not serviced the installment interest on loan for past 120 days. पैसा नहीं दे रहा 120 days, 90 days पे एनपीओ हो गया, 30 दिन और ऊपर हो गए। ठीक है जी, तो ये सब स्टैंडर्ड हमारा एनपीओ हो सकता है। ठीक है, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन ऑन 31st March 23 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 8.5 लाख रुपीज। 8.5 लाख रुपीज है। ठीक है जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या होगी सर? प्रोविजनिंग 8.5 लाख रुपीज है, 8.5 लाख रुपीज है। हमारा सब स्टैंडर्ड है सर, सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, तो ये हो गया हमारा 8.5 लाख रुपीज। 8.5 लाख रुपीज, इसका सीधा 15% कर देंगे। 15% हमारा कितना होगा? 15% हम करते हैं, ये आ गया हमारा 85,000, तो सीधा आ गया 85,000 हो गया। और इसका आधा करेंगे ना 5%, तो 42,500, 42,500, तो ये हो गया हमारा 500, ये 7, ये 127,500, ये बी ऑप्शन सर, बी ऑप्शन जी। आपका आंसर हो गया गलत। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ स्पेसिफिक चीजों के केस के अंदर पढ़ के आए थे हम कि बोला था इसको एनपीए माना नहीं जाएगा अगर आपके पास सफिशिएंट मार्जिन है। यहाँ पर मार्जिन देखो, 10 लाख का लोन लिया है, एलआईसी की जो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 15 लाख है। क्या हमें बैंक को लॉस हो सकता है? अगर पेमेंट नहीं करेगा हम क्या बोलेंगे? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पेमेंट निकालो, पैसे सरेंडर करो और पैसा निकाल दो, रिकवर करो पैसे को। हमें कोई दिक्कत है एज अ बैंकर? हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसके अंदर कितनी प्रोविजनिंग होगी? प्रोविजनिंग इसमें भी होगी बट एक स्टैंडर्ड एसेट की तरह होगी, जो है 0.4% की, 0.4% की। तो 0.4% कितना होता है? 0.4% होता है इसका 34,000। ठीक है ना, कर लेना। 0.1 हो गया 8500, 8500 को इंटू 2 करेंगे हो गया 17,000, 17,000 को इंटू 2 करेंगे 34,000। ओके जी, वेरी गुड, 34,000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग ऑन बिलो। फिर से क्वेश्चन न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग ऑन बिलो मेंशन नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाइड एज डाउटफुल। डाउटफुल है, डाउटफुल है, पीरियड फॉर विच एडवांस हैज रिमेन डाउटफुल 6 मंथ्स। डाउटफुल है तो इसके अंदर हमारी प्रोविजनिंग पहले साल के अंदर होती है, सिक्योर्ड पोर्शन की 25% लिख देते हैं, 25%, और अनसिक्योर्ड पोर्शन की कितनी है? 100%। चलो जी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज, ईसीजीसी का कवर है 50%। ईसीजीसी का कवर क्या होता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, जो कहते हैं आप एक्सपोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं उस पे ईसीजीसी कवर देता है। टेंशन मतलब बैंक को कहता है पेमेंट करो, अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आपको क्या कहते हैं पैसा दे देंगे। ईसीजीसी का कवर है 50% का। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, बैंक ने खुद सिक्योरिटी भी रखी हुई है, वो है 1 लाख की। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर दिक्कत वाली बात, इसमें सिक्योर्ड पोर्शन कितना है और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा। देखो, ईसीजीसी कवर कैसे निकाल सकते हैं? 5 लाख का आउटस्टैंडिंग लोन है, अब क्या ईसीजीसी कवर इसके ऊपर 50% है 2.5 लाख रुपीस का, या फिर इसको कैसे निकालेंगे? 5 लाख का आउटस्टैंडिंग लोन है, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे रखी है, अनसिक्योर्ड पोर्शन है 4 लाख रुपीस का, इसके ऊपर ईसीजीसी का कवर है 50% 2 लाख रुपीस का। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसका एग्जाम्पल आपके आयरेक नॉर्म्स में दे रखा है। जो करेक्ट वे है कैलकुलेट करने का
वो ये वाला है। ईसीजीसी कवर अपना कम रखेगी, अपना जो गारंटी देगा वो कम अमाउंट की देगा। तो बोलता है जी अगर कोई सिक्योरिटी आपके पास है उसको पहले लेस कर लो, जो आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन आया उसमें से आप मेरे से क्या कहते हैं 50% का कवर ले लो। तो यहाँ पे हम निकालते हैं जी 2 लाख का पोर्शन तो अनसिक्योर्ड हो ही गया। अनसिक्योर्ड हो गया ना जी, 2 लाख की सिक्योरिटी ईसीजीसी ने दी और बैलेंस अनसिक्योर्ड कितना आ गया 2 लाख का। तो 2 लाख के ऊपर हमारा 100% प्रोविजनिंग कर दो, कितनी 2 लाख 100% प्रोविजनिंग होगी। अब बैलेंस जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कितनी प्रोविजनिंग होगी? तो ईसीजीसी के कवर के ऊपर आपको कोई भी प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं है। जो आपका 1 लाख का पोर्शन है सिक्योरिटी वाला, सिर्फ आपको उसके ऊपर प्रोविजनिंग करनी है 25% पे। ईसीजीसी कह रहा है मैं पैसा दे दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। जो ईसीजीसी ने कवर दिया उसके ऊपर कोई भी प्रोविजनिंग नहीं करी जाएगी। वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन बिलो मेंशन नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब स्टैंडर्ड है जी, सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है। सर सब स्टैंडर्ड है तो इसके अंदर पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर 15% का प्रोविजनिंग और अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर एडिशनल 10% का प्रोविजनिंग। अगर ये आप क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप मैसेज कर देना मेरी एप्लीकेशन पे, आपको चॉकलेट। ठीक है जी। लोन कह रहा भाई कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस 40 लाख रुपीस का, सीजीटी एमएससी का कवर है 75%, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड है 10 लाख रुपीस। तो कैसे निकाला जाएगा, इसमें क्या सही आंसर है? मेरे को पॉज करें, अपना आंसर निकाले जी, क्या हो सकता है इसमें, क्या हमें प्रोविजनिंग करनी है। तो अब हम निकालते हैं जी इसमें सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपीस लिख दे भाई 40 लाख रुपीस। सर सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 40 लाख रुपीस में से 30 लाख रुपीस, ओ 10 लाख रुपीस हमारा चला गया कहां पर, ये वाली सिक्योरिटी का। इसके अलावा बचा 30 लाख रुपीस। अब 30 लाख रुपीस में से 75% का सीजीटीएमएससी का कवर है। ठीक है जी, 75% कितना आ जाएगा 22,50,000, 22,50,000। ओके जी, ओके जी। अब इसके अंदर हमारा अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना होगा जी, अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया, अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया इसके अंदर 30 लाख में 22,50,000 का में इसने क्या कहते हैं कवर दे दिया, तो 7,50,000 हो गया हमारा अनसिक्योर्ड पोर्शन। 7,50,000 हो गया हमारा अनसिक्योर्ड पोर्शन। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, अब हमें जो 15% निकालना है प्रोविजनिंग, वो किसके ऊपर निकाली जाएगी? अनसिक्योर्ड तो 7,50,000 हो गया, इस पर तो 10% निकाल दो 75,000 आ गया। अब यहाँ पर जो 75,000 आएगा, ठीक है ना, 75,000। अब ये 15% में हम किस अमाउंट को लेके जाएंगे, पूरे के पूरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस को, या फिर क्या कहते हैं 22,50,000 को हटा के लेके जाएंगे। तो यही इसमें क्या अच्छा है, इसके अंदर क्या है, जो 15% की आपको प्रोविजनिंग करनी है उसके अंदर जो ईसीजी से ये क्या कहते हैं सीजीटीएमएससी का कवर है उसके ऊपर कोई भी प्रोविजनिंग नहीं होगी। ये वाली 15% वाली भी प्रोविजनिंग नहीं होगी क्योंकि ये पैसा आ जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग 40 लाख का था उसमें से आप लेस करेंगे जो कवरेज दे रखी है किसने, हमारी इस सीजीटीएमएससी स्कीम ने। तो इसके बाद बैलेंस कितना निकल कर आएगा 17,50,000। 17,50,000 का 50% करेंगे तो वो निकल कर आएगा शायद 2,62,000 अराउंड, 2,62,500 अराउंड, प्लस 75,000 को हम ऐड कर देंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 3 लाख के ऊपर तो जाहिर है, तो 3,03,76 ये लग रहा है 3,375। ठीक है जी, आंसर देखेंगे तो यही है। ये आपके सामने क्या कहते हैं इसकी कैलकुलेशन वगैरह दे रखी है। आपका क्या कहते हैं बाद में एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर क्लासिफाई, उसमें स्पेसिफिकली बोला जो सीजीटीएमई स्कीम में हम कवरेज वगैरह दे रहे हैं वो सारे की उस पे कोई आपको क्या कहते हैं प्रोविजनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपके सामने मैं क्या कहते हैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ जरा जो भी मैंने अभी लिखा है। यहाँ पर देखो ये वाला सर्कुलर आया था जिसके अंदर बोला गया था कि आपको जो भी स्कीम्स के अंदर गारंटी वगैरह देना है उसके ऊपर कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है गारंटीड पोर्शन के ऊपर। ओके जी, तभी इस पे हमने प्रोविजनिंग ली। जो यहाँ पे हमें 22,50,000 पे कवर दिया गया था सीजीटीएमएससी के अंदर, उसको बोला उसको हटा दो, बैलेंस पे प्रोविजन लो। बैलेंस 17,50,000 हो गया, इसके ऊपर 15% लेंगे और इसमें अनसिक्योर्ड पोर्शन में कितना निकाला था 7.5 लाख का, जो कि कितना आया 75,000 का प्रोविजनिंग हो उसके अंदर 10% के हिसाब से। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, which ratio indicates the extent of funds a bank has kept aside to cover loan losses। जी हमारे को लोन में लॉसेस हो सकते हैं तो उसमें कौन सी रेशियो चेक करी जाती है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, सी एनपीए रेशियो कि भाई कितना एनपीए हमारे लोन में से,
या फिर डी सेफ्टी नेट रेशियो, या फिर ई प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो? जी करेक्ट आंसर है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। इसमें देखा जाता है भाई प्रोविजनिंग, आपने कितनी प्रोविजन, ग्रॉस एनपीए में से कितना प्रोविजन आपने बना रखा है। जितनी आपने प्रोविजनिंग ज्यादा कर रखी है उतना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है वेरी गुड, सॉलिड बंदे हो आप, आपने पहले प्रोविजनिंग बना लिया, अगर आगे जाके कभी लॉसेस भी होते हैं तो इस प्रोविजन से कवर कर लिया जाएगा। ओके जी। आप जब बैंक के एनालिसिस करोगे, बड़े-बड़े बैंक का एनालिसिस करोगे, तब आप देखोगे इनकी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कम है। ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं। इनकी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो ज़्यादा है, मतलब इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को भी कम दिखाया, कंजर्वेटिव होके चल रहे हैं। ओके। ओहो! चलो कोई नहीं, क्वेश्चन पता चल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 33, बैंक शैल रिकॉग्नाइज incipient stress in loan account immediately on default by classifying such asset as A substandard asset, B doubtful asset, C loss asset, D non performing asset, या फिर E special mentioned account। ये स्पेसिफिकली बोल रखा है जी, देखो डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट के 90 डेज तक के बाद उसको हम एनपीए बोलते हैं ना, 90 डेज तक तो कुछ ही नहीं बोलते, तो कहते हैं उन 90 डेज के पीरियड में क्या बोला जाएगा इसको, तो इसको बोला जाएगा स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसको हम स्पेशली मेंशन कर रहे हैं जी, अभी आप एनपीए नहीं हुए हैं बट आपका डिफॉल्ट हो गया, 90 डेज का जो आपको टाइम दिए, हम आपको आपके नाम से नहीं बुलाएंगे, हम आपको स्पेशल मेंशन अकाउंट के नाम से बुलाएंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी 3 कैटेगरी है। अगर आपका डिफॉल्ट हुआ जिस दिन ओवर ड्यू हुआ, ओवर ड्यू से 30 दिन तक आपको स्पेशल मेंशन 0 बोला जाएगा, नया नया डिफॉल्ट है, स्पेशल मेंशन 0 30 डेज तक। 30 डेज से 60 डेज का टाइम हो गया, 30 डेज से ज्यादा हो गया, तो उसमें आप स्पेशल मेंशन 1, स्पेशल मेंशन 1, और 60 डेज से 90 डेज के पीरियड के बीच में आपका डिफॉल्ट हुआ और 75 डेज हो गया डिफॉल्ट हुए हुए, तो आपको बोला जाएगा आप स्पेशल मेंशन 2 है। अगर 90 डेज से ज्यादा हो गया तभी भी स्पेशल मेंशन है, नहीं तब तो एनपीए हो गया, तब थोड़ा ना स्पेशल मेंशन है, आपका स्पेशल मेंशन नहीं है, आप है ही नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आई इन सी आर आई एल सी स्टैंड फॉर। अब ये जो स्पेशल मेंशन करा जाता है, सर ये किसको मेंशन कर रहे हैं, किसको बताया जा रहा है ये, तो ये बताया जा रहा है सी आर आई एल सी के प्लेटफॉर्म पे जाके, इस रिपोजिटरी के पास जाके आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, लास्ट एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आई थी जी। आई इन सी आर आई एल सी स्टैंड फॉर ए इंडिया, बी इंफॉर्मेशन, सी इंपॉर्टेंट, डी इंप्रूविंग, ई इंफीरियर। तो करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन। सेंट्रल रिपोजिटरी एक रिपोजिटरी बनाएगी जिसके पास इंफॉर्मेशन है, किसकी, लार्ज क्रेडिट्स, लार्ज क्रेडिट्स, लार्ज क्रेडिट्स की, ठीक है जी। अब ये लार्ज क्रेडिट कितने होते हैं, 5 करोड़ से ऊपर के, 5 करोड़, जिनका 5 करोड़ का एक्सपोजर है उनको लार्ज क्रेडिट बोला जाता है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है। अब अगर एक बैंक लोन दे रहा है तो वो देखेगा जी ये बंदा मेरे पास लोन लेने के लिए आया है, ये CRILC के पोर्टल में जाएगा, चेक करेगा, उसकी डिटेल डालेगा और देखेगा इसका कोई लार्ज क्रेडिट चल रहा है, कोई इसने लोन वगैरह ले रखा है, उसमें क्या इसको स्पेशल मेंशन क्लासिफाई कर रखा है, उसमें लिखा हुआ है भाई स्पेशल मेंशन 2, मैं बोल रहा हूँ हाँ जी आप लोन लेने के लिए आए हैं, आपका देखो ये स्पेशल मेंशन दिखा रहा है, आपने वहां पे पैसा नहीं दिया, मेरे से लोन लेने के लिए आ गया, निकलो। ओके जी ओके, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, scheduled commercial banks are required to report credit information to CRILC। आपको CRILC में आके इंफॉर्मेशन डालनी है ऑन ऑल borrowers having aggregate exposure of 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा या 15 करोड़ से ज्यादा। बता दे दी 5 करोड़, इजी क्वेश्चन, 5 करोड़। Review with respect to a borrower should be done within dash once the borrower is reported to be in default by any of the lender। यहाँ पर एनपीए की बात नहीं चल रही, मतलब कह रहे डिफॉल्ट वगैरह हो गया तो उसका रिव्यू कब तक करना है आपको, आपके अकाउंट में चाहे एनपीए नहीं हुआ बट एक लेंडर कह रहा है कि डिफॉल्ट कर रहा है ये, तो आपको कितने टाइम में उसको रिव्यू करना है, हर 14 डेज में, हर 30 डेज में, हर 45 डेज में, हर 60 डेज के अंदर या 90 डेज में। करेक्ट आंसर इज 30 डेज में आपको रिव्यू करना उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, मतलब दिक्कत होगी, पैसा नहीं दे रहा, रेजोल्यूशन कर रहे हैं जी, द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, क्रेडिटर्स का आपस का एग्रीमेंट, शैल प्रोवाइड एनी डिसीजन एग्रीड बाय द लेंडर्स रिप्रेजेंटिंग डैश बाय वैल्यू ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग। इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उसके अंदर जो इंटर बड़े सारे क्रेडिटर्स इन्वॉल्व है, कह रहे जी हमने बड़ा सारा पैसा दे रखा है, तो किन की बात चलेगी, कह रहे कि भाई जिनके पास, जिनका मेजोरिटी शेयर होगा कितने परसेंट का, वही आपको बताना है। साथ ही साथ कह रहे सिर्फ पैसे की बात नहीं है, पैसे भी देखा जाएगा और जितने लेंडर्स हैं उनका नंबर भी देखा जाएगा। अगर मैं बात करूं, मेरा ही सारा का सारा शेयर है,
मेरा ही सारा का सारा, मतलब मेजॉरिटी शेयर कह दो, जो भी परसेंटेज है 90% शेयर मेरा है, बट इसके और भी लेंडर्स हैं, क्या मैं सोली डिसीजन ले सकता हूँ? तो हमें लॉ ने अलाउ नहीं करा, इस आर्यक नॉर्म्स ने अलाउ नहीं करा। यार आपका चाहे 90% शेयर है, एक केस में आप डिसीजन ले सकते हैं, बट आपको और भी लोगों को साथ में लेकर आना पड़ेगा। तो क्या परसेंटेज है? कह रहा है सबसे पहली बात 75% का जिसका लोन है उसकी बात चलेगी, साथ ही साथ एंड 51% ऑफ लेंडर्स चाहिए, नंबर ऑफ लेंडर में से 51% लोग चाहिए, ठीक है। बी 75% आपका क्या कहते हैं लोन का अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है, टोटल अमाउंट में से जिसका 75% का एक्सपोजर है, दो तीन बैंक चाहे मिला भी लो, जिनका मिला के 75% हो गया वो डिसीजन ले सकते हैं। साथ में वो नंबर में 60% होने चाहिए, 51% का एक्सपोजर हो सकता है, नंबर में क्या कहते हैं 75% होने चाहिए, 60% का एक्सपोजर हो सकता है, नंबर में 75% होनी चाहिए, या फिर दोनों केस में 75% का एक्सपोजर जिनका जिन्होंने लोन दे रखा है वो नंबर्स में भी 75% होने चाहिए, ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर इज 75% एंड 60%। ओके जी, चलो जी, 75% जिन्होंने लोन दे रखा है उनकी बात चलेगी, साथ ही साथ आपको मिनिमम 60% लोगों को इकट्ठा करना है जिन्होंने पैसा दे रखा है। अगर 10 लोगों ने पैसा दे रखा है तो 6 लोगों को आपको लेकर आना है, 6 लोग अगर उसमें मानेंगे, 6 लोग भी होने चाहिए और उनका 75% पैसा भी होना चाहिए टोटल आउटस्टैंडिंग में। अगर टोटल 100 करोड़ की लोन चल रहा है तो इन 6 बंदों का 75 करोड़ का आउटस्टैंडिंग होगी, तभी इनकी बात और लोगों पे बाइंडिंग होगी, ठीक है ना। तो बोल रहा है शैल बी बाइंडिंग अपॉन ऑल द लेंडर्स। ओके जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरेस्ट इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट। जी रीस्ट्रक्चर हो गया, एनपीए हो गया, उसको रीस्ट्रक्चर भी कर दिया, जिसको स्टैंडर्ड क्लासिफाई कर रखा है उसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? अक्रूवल बेसिस पे इनकम हो रही है, अक्रू होगी तो रिकॉग्नाइज कर लो, या फिर जब रिसीव होगी, कैश रिसीव हुआ तब रिकॉग्नाइज कर लो। सी इनकम ऑन रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, भाई रीस्ट्रक्चरिंग है मत रिकॉग्नाइज करो। डी इधर ए और बी, या फिर ई इधर बी और सी। करेक्ट आंसर इज अक्रूवल। आज के टाइम पे उसको हमने क्या कहते हैं रीस्ट्रक्चर कर दिया, बट अभी तो स्टैंडर्ड है ना एसेट, तो इस पे आप इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, which of the following defaults in repayment servicing of loan will not be classified as willful default? जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, कह रहा है किस केस में नहीं क्लासिफाई करेंगे? ए, a unit has defaulted in meeting its payment repayment obligation to the lenders even if it has the capacity to honor, पैसा है फिर भी नहीं दे रहा, ठीक है। बी, the unit has defaulted in meeting its payments repayments obligation to the lenders and has not utilized the finance from the lenders for specific purpose for which finance was given। जो मैंने क्या कहता है जिसके लिए पैसा दिया आपने उसके लिए यूज नहीं किया, किसी और चीज के लिए यूज कर लिया। सी, द यूनिट हैज डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर्स and has utilized the finance from the lenders for the specific purpose for which finance was availed but has not done proper due diligence before entering into a business transaction। D, the unit has defaulted in meeting its payment repayment obligation to the lenders and has siphoned off the funds so that the funds have not been utilized for the purpose for which finance was availed। कहीं और पैसा ले गया वो। E, a willful defaulter will be deemed to have occurred in any of the above event notice। कोई भी ऊपर वाला इवेंट में अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको विलफुल डिफॉल्टर बोल दिया जाएगा। तो किस केस में उसको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा? विलफुल। डिफॉल्ट तो सब में कर रहा है बट विलफुल डिफॉल्ट किसमें नहीं करा? तो वह ऑप्शन नंबर सी। जी उसने लोन आपसे लिया, जिस पर्पस के लिए लिया उसी पे लगाया, कोई स्टॉक वगैरह बनाया, बट क्या कहते हैं वो ज्यादा बिका ही नहीं तो क्या करे, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में पैसा कमा नहीं पाया, तो इसमें वो डिफॉल्टर तो है बट वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। द प्रोविजनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स एक्सपोजर ऑफ बैंक्स टू कंपनीज हैविंग डायरेक्टर हुज नेम अपीयर मोर देन वंस इन द लिस्ट ऑफ, भाई विलफुल डिफॉल्टर हो गया डी डायरेक्टर, तो कह रहा है उसके केस में स्टैंडर्ड अकाउंट है फिर भी आपको प्रोविजनिंग करनी है कि नहीं करनी? तो करनी है तो क्या परसेंटेज थे? ए 5%, बी 15%, सी 25%, डी 40%, ई 100%। आपका अकाउंट स्टैंडर्ड है बट उसके अंदर जो भी क्या कहते हैं डायरेक्टर्स वगैरह है वो विलफुल डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल किंगफिशर है, किंगफिशर के जो विजय माल्या वो विलफुल डिफॉल्टर हो गए, तो किंगफिशर को आपने पैसा दे रखा है, उसको आप क्या प्रोविजनिंग करेंगे? उसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी प्रोविजनिंग करने की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर है 5%। स्टैंडर्ड असेट होने के बाद भी पेमेंट्स आ रही हैं बट फिर भी आप प्रोविजनिंग कर लो, क्योंकि इनमें से जो बंदा है वो विलफुल हो चुका है पहले, क्या पता भाग जाए बीच में, आप पहले ही 5% की प्रोविजनिंग कर लो।
तो ये सेशन अब यहाँ पे समाप्त होता है। मेजॉरिटी क्वेश्चन हमने इसमें से कवर कर लिया। आपके एग्जामिनेशन में क्या पता यहीं से क्वेश्चन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना तो आपको डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे जो मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इस अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, कमेंट कर देना। इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।